बराबर मुझे आतिफ तौकीर कहते हैं। आपने पाकिस्तान के मीडिया मंजरनामे पे बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे जो आपको बज़ाहिर बहुत कड़वे नजर आते हैं, लेकिन जब आप उनको एक तवील अरसे तक फॉलो करते रहें तो आपको मालूम होगा कि वो तलखी, वो तुर्शी, वो गैर शीरी ज़ुबान असल में सच्चाई की कड़वाहट। एजाज सैयद ऐसा ही हमारा एक दोस्त है जिसकी रिपोर्टिंग को अगर आप एक तवील अरसे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये न सिर्फ खबर लेके आता है बल्कि ये खबर पूरी कड़वाहट के साथ मगर सच्ची लेके आता है। अल्लाह भी कैसे मिला? बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी। और आपका साथ भी बड़ा अच्छा लग क्या बात है। और अच्छी ज़्यादा बात यह है कि इस दफ़ा जब आप आए तो मौसम भी बहुत अच्छा था। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा आपकी अचानक एक वीडियो हर जाने वायरल हो गई और तो जनरल साहब को क्यों तंग करते हैं आप? क्या क्या किया था आपने? मैंने जनरल साहब से एक सवाल ही पूछा था कि जनरल साहब वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए। मतीला हमारा साथी है और उसने सवाल करने की कोशिश की, उस पर हुटिंग की गई। तो मैंने कहा चले मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ, ज़रा साइड पे हो जाए। तो फिर मैंने उनसे अर्ज़ ये की कि बताइए कि मुल्क में माशी सूरत हाल ख़राब है, जिसका ज़ाहिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐलान किया था। तो अब ये ऐसा ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए कि जर्नैलों को जो ज़मीनें अलाट होती हैं पाकिस्तान की सरजमीन में से, और फिर इतने इतने बड़े कारोबार। आप देखिए ना, आसिम सलीम बाजवा का जो कारोबार है वो अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन के इल्जामात हैं उनको प्लस भी करने तो उससे ज़्यादा है। सिर्फ एक आसिम सलीम बाजवा, एक पापा जॉन, आसिम सलीम बाजवा का कारोबार नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के मुश्तरका कर रहे हैं, उस पर भारी है। तो ये कब खत्म होगा कि हम कब तक सियासतदानों को गालियां निकालते रहेंगे, इनको कुछ नहीं देंगे? तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा। वो अपनी तरफ से बहुत बड़े तीसमार खान साहब बन रहे थे, हमारे जो वेटरन्स हैं, वेटरन्स का एक ग्रुप है जो कि बेसिकली जल बाजवा को गालियां निकालने आया, वो शहबाज शरीफ को गालियां निकालने थे, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल, और इमरान खान की तारीफें करने आए थे, और बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको गालियां निकालने आए थे। तो उनसे ये तो पूछा जाना चाहिए कि भाई साहब आप पहले अपना हिसाब तो दे देना। अपना हिसाब देने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन आप अपना हिसाब देने के लिए तो हाँ कोई भी तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि जिस अंदाज की हमने देखी है पिछले नैब हरकत में रही, बेशुमार सहाफ़ी थे उन पर मुकदमात बने, उसी तरह बेशुमार सियासतदान बने, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब है ये वाकई एहतसाब है या ये एक ढोंग है, एक फ्रॉड है, और असल में मामला ये है कि पाकिस्तान को एक डिस्टेबलाइज कंडीशन में रखना है ताकि उसमें कुछ लोगों का फायदा होता रहे? क्या ये ठीक है या आप समझते हैं कि एहतसाब ठीक ही हुआ है? आतिफ, मेरे ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट की एक इकोनॉमी बन चुकी हुई है पाकिस्तान में, वॉर इकोनॉमी एक है, लेकिन अब मामला उससे ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब मामला ये है कि आप सियासत से तो खेलते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को उतारते चढ़ाते रहे हैं, बनाते रहे हैं। आपको नवाज शरीफ पसंद नहीं था, जरदारी पसंद नहीं था, आप इमरान खान साहब को ले आए, उसको भी 5 साल पूरे नहीं करवाए, उसको निकाल दिया। लेकिन ये कब तक होता रहेगा आतिफ भाई? आप ये खेल तो खेल लेंगे, इसका इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर होगा। एक ग्लोबल इफेक्ट है हम पर, बिल्कुल है, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर तो इफेक्ट होगा ना। आपने इस मुल्क में बिजनेस ग्रो नहीं होने दिया, आपने अपने बिजनेस बना लिए। आपने इस मुल्क में पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेसी को ग्रो नहीं होने दिया, आपने अपनी सियासी जमातें खड़ी कर दी। आपने इस मुल्क में मजहब के ऊपर अपनी इजारादारी कायम कर दी, जो आपको पसंद नहीं है मजहबी जमातें उसके खिलाफ हो जाएंगी। आपने इस मुल्क में जर्नलिज्म को फ्री नहीं रहने दिया, जर्नलिज्म में अपने बच्चे पैदा कर दिए। तो ये कब तक चलेगा? तो अब आप क्या देखते हैं अगले 5 साल में? ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि अगले 5 साल में या 10 साल में कहाँ है। जो इशारे हैं ना आतिफ भाई, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। इशारे अच्छे इसलिए नहीं है कि इकॉनमी बहुत ख़राब है। आप देखिए ना कि तकरीबन 20 करोड़ का ये मुल्क है, 20-22 करोड़ अफराद का ये मुल्क है, जिसमें मजहबी शिद्दत पसंदी अरूज पे है।
TLP जैसी जमातें हमारे यहाँ मौजूद हैं जिनको हम रिकग्नाइज करते हैं, बिल्कुल है। और फिर उसके ऊपर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी एक रोल रहा है, जो कि अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि हम सियासत में नहीं है, हम परे होंगे। अच्छा, अभी आपने एक बड़ी अहम बात है ये देखिए, अभी हमने देखा कि आप पाकिस्तान में एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, आप पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार मजबूत होना चाहिए, सिविल सुप्रीमेसी होना चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की। आप और आप जैसे बहुत सारे सहाफ़ी और दीगर अफराद इस मामले में खड़े रहे हैं। कुछ अरसे पहले PTI की हुकूमत वो कवानीन बना रही थी जिसमें फौज को किसी भी तरह से क्रिटिसाइज करना वो एक बड़ा संगीन किस्म का जुर्म था। इससे पहले हमने नून लीग के दौर में भी ऐसे साइबर कवानीन के, वो जो चौधरी निसार साहब के दौर में, कि उन्होंने ऐसे कवानीन बनाए थे। चौधरी निसार साहब के दौर में नून लीग ने वो कवानीन बनाए। उसके बाद जब उनकी हुकूमत गई तो हमने देखा कि वोट को इज्जत दो के नाम से फौज पर तनकीद का एक किसी हवाले से या जमहूरियत या सिविल सुप्रीमेसी का एक नारा था। आप क्या समझते हैं कि PTI जो ऐसे कवानीन बना रही थी, इमरान खान जो उस वक्त फौज के खिलाफ या फौज के गैर कानूनी या गैर दस्तूरी किरदार पर बोलने वालों को जेलों में बंद करने और उन पर भारी जुर्माने लगाने को, क्या अब वो जब ये ट्रेंड चला रहे हैं फौज के खिलाफ तो कोई माजरत करते हैं वो आपसे कि आजाद भाई आप ठीक कह रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक थोड़ी सी ऐड कर दूं कि जो कानून बना था ना, साइबर लॉज, जिसको इस्तेमाल किया जाता है जर्नलिस्ट के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आज PTI को सपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट के ऊपर भी वही कानून इस्तेमाल किया जाता है। वो जो साइबर कानून है चौधरी निसार ने नहीं, वो अनोशे रहमान ने बनाया था, जो कि IT की मिनिस्टर है। चौधरी निसार के पास तो FIA थी जिसने उस पर अमल दरामद करना था। एक बात बड़ा जरूरी है, और इस बात की अप्रूवल किसने दी थी? मियां नवाज शरीफ की सरबराही में कैबिनेट में, इसी अप्रूवल। और उस कैबिनेट में हमारे प्यारे दोस्त परवेज रशीद साहब भी बैठे हुए थे, ठीक है, जो बड़े जज्बे से बातें करते हैं सिविल सुप्रीमेसी की। इसी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में फौजी अदालतें बनाने का कानून बनाया गया था। लापता भी हुए, लापता हुए थे। लापता की बात में छोटी सी बात बता दूं कि मंजूर पश्तीन मिलने गए थे शायद खाकान अब्बासी से। शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हाथ खड़े उन्होंने ये मेरे बस की काम है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टेलिंग मंजूर पश्तीन के लापता अफराद का काम मेरे बस से बाहर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इमरान खान साहब की जो बात आपने कही वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, बिल्कुल माजरत ख्वाह नहीं है। देखिए अलमिया, देखिए कितना बड़ा इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में होते, शफाफियत उनका नारा होता और पूरी नेक नीति से होता, तो उनका सबसे पहला अलायंस किसके साथ होता? आतिफ, उसका सबसे पहला अलायंस होता मीडिया के साथ। वो मीडिया में झूठे मुकदमे न बनाते। उन्होंने अपने पास, मैं बड़ी बुरी जुबान इस्तेमाल करूंगा, उन्होंने अपने पास शहबाज गिल जैसे कुत्ते रखे हुए जो मीडिया में भोंकते हैं। मुझे ये जुबान इस्तेमाल करते तकलीफ हो रही, नहीं करनी चाहिए, तकलीफ हो रही, ये नहीं अच्छी, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। कैसे कहें कि ये नहीं है, हकीकत है। अच्छा चलिए, खत्म हो गई बात। इमरान खान साहब को निकाल दिया गया, गलत निकाला गया, मैं बिल्कुल उसके हक में नहीं, बिल्कुल गलत निकाला गया। इमरान खान को अगर आपने अबू पसंद कर लिया तो 5 साल निकालने देते हैं उसको। हमने तो वैसे भी कहा कि पाकिस्तान में तमाम जमहूरी लोग ये कह रहे थे कि 5 साल हुकूमतों को पूरा करने दें, प्राइम मिनिस्टर्स को पूरा करने दें। लेकिन आपको नहीं लगता कि दूसरी तरफ एक खौफ भी होगा कि अगर किसी एक ने भी 5 साल मुकम्मल कर लिए तो फिर वो जो एक बुत है वो टूट सकता है? जी, ये एक एलिमेंट है, लेकिन इमरान खान को 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। और इमरान खान को वक्त से पहले निकाल के बहुत जुल्म किया गया, बड़ी ज्यादती की गई। अब इमरान खान साहब इशारों कनाओं में बात करते हैं, अमेरिका जा पहुंचते कि अमेरिका ने साजिश, कोई अमेरिका ने साजिश नहीं की, कोई अमेरिका ने। एवरीवन नोज कि इमरान खान साहब क्यों निकले हैं। ये हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है और बाकी लोग भी, ये इशारा लेके इन्होंने इमरान खान को निकाला। ये इशारे के ऊपर चलते हैं। तो आप नून लीग जो पिछले 3-4 साल तक मुसलसल वोट को इज्जत दो का नारा लगा रही थी, वो जो GT रोड पर एक जुलूस निकला कि मुझे क्यों निकाला और पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी होना चाहिए, तो फिर वो वोट को इज्जत दो का नारा क्या हुआ सर नून लीग का? वो सब आंख का धोखा है, रवानी तो नहीं है।
دریا میں فقط رہتا پانی تو نہیں. کیا بات ہے. نواز شریف صاحب کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل ہی نہیں پائے. کیا شاید خاقان خواجہ آصف اور اس جیسے لوگ یہاں پر موجود نہیں تھے جن کو پرائم منسٹر بنانا تھا آپ نے؟ شہباز شریف کو کیوں بنانا تھا؟ اور شہباز شریف آ کے جو حکم دے رہے ہیں, جو آرڈرز دے رہے ہیں, کیا گل کھلا رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والے نواز شریف صاحب کیوں نہیں آتے سامنے اور کیوں نہیں کنڈم کرتے؟ پھر شہباز شریف ملزم, بیٹا ملزم, ایک کو صبح دے دیا, ایک کو اس کو یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اچھا اب وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم یہ فیملی میں ایک مسئلہ تھا, یہ تو تاج پہنانا تھا, قربانیاں دی. بھائی پھر یہ تو نون لیگ تو شریف فیملی کی پارٹی ہے نا, ٹھیک ہے. نکلیں, خدا کے لیے نکلیں, اپنے آپ کو ایک اسٹیٹسمین ثابت کریں, اپنے آپ سے نکلیں. آپ کی بیٹی میں جان ہے, مریم میں جان ہے, وہ پل کرتی ہے, اسے نیچرل پروسیس میں آنے دیں. میں عرض یہ کروں, کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ وچ یو ریز, کہ عمران خان صاحب کو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا اہم بات. عمران خان صاحب کو پہلے تو میڈیا سے معافی مانگنی چاہیے. ہوتا یہ تھا اور پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں آپ کی جماعت چلی جاتی ہے, سب سے زیادہ جو میڈیا کے ساتھ دوستی ہوتی ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے اپنے ٹرولز رکھے ہوئے, اپنی ایک گروپ بنایا ہوا ہے, واٹس ایپ گروپ ہے ان کا اپنا, جس طرح نون لیگ والوں نے اور ان لوگوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے, اس طرح انہوں نے بھی اپنے گروپ بنائے ہوئے. ان کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں, اور وہ ان سے کوئی ایسا سوال نہیں کرتے. جس طرح نون لیگ والوں سے کوئی سوال نہیں کرتا ہے نا, پیپلز پارٹی والوں سے کوئی سوال نہیں, اسی طرح عمران خان کے اپنے گروپ سے کوئی سوال. ان کو معافی مانگنی چاہیے جو جرنلسٹ کے ساتھ کرتے رہے, اور پھر ڈائسینٹنگ جرنلسٹ جو تمام لوگوں پر تنقید کرتے ہیں, جو جرنلزم کرتے ہیں, ان سے ملنا چاہیے اور اپنی حدیں ٹھیک کرنی چاہیے. اور یہ کیا مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوٹرل جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہو جائے. خدا کا نام لیں, خدا کا نام لیں. اس ملک میں فوج کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے, اسے سردوں پہ رہنا چاہیے, اس کی عزت ہوگی. ہم سب سے, میں خود تنقید کرتا رہا ہوں جنرل باجوہ کے اوپر, میں خود تنقید کرتا رہا ہوں جنرل فیض حمید کے اوپر, میں خود فوج کے پولیٹیکل رول کے اوپر تنقید کرتا ہوں. لیکن چلیے آج انہیں کہہ دیا, مجبوری سے کہہ دیا, سب کچھ ہو گیا, مان لیجئے ان کی بات. اب انہیں رہنے دیں نیوٹرل. اگر وہ اچھا کر رہے ہیں تو بالکل ان کو سپورٹ کیجیے, لیکن جو ہی وہ سیاست میں ہے تو میرا اور آپ کا عاطف کام ہے کہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں, بالکل کام ہے. لیکن اگر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے, آپ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا تو مقدمہ نہیں چلا سکتے بھائی, آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں چلا سکتے آپ. نواز شریف نے چلانے کی کوشش کی, دیکھ لیجیے کیا ہوا. عمران خان صاحب تو بات بھی نہیں کر سکتے, نام نہیں لیا ابھی تک. تو چلیے اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم نہیں آئیں گے, تو مہربانی کریں. اب نہیں ہے, اب ہم دیکھ لیں. اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ باقی پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو لگتا ہے اور رولز آف دی گیم طے کریں, نیا چارٹرڈ آف ڈیموکریسی سائن کریں اور میدان میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس پاکستان کے نیچرل پولیٹیکل پروسیس کو فالو کرنے کو تیار ہیں, یا ان کا کوئی ایسا ماحول لگتا ہے؟ ابھی تک عمران خان صاحب تو نیچرل پولیٹیکل پروسیس کو فالو نہیں کر رہے. شاید انہیں کچھ سمجھ میں آ جائے, وہ اپنی ذات سے نکل نہیں رہے. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے باہر کسی کو دیکھتے نہیں. آج وہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھے, رولز آف دی گیم طے کر لیں, رولز آف دی گیم طے کر رہے ہیں, الیکشن لڑیں, الیکشن جیتے اور واپس آ جائیں, اور انشور کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی واپس کسی پارٹی کا ساتھ نہ دے. نیوٹرل ہو گئی, اسے نیوٹرل رہنے پر مجبور کریں. بالکل انہوں نے اعلان کر دیا نیوٹرل ہے, اس کو مجبور کریں کہ وہ نیوٹرل رہے اور سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کو سیاست کے میدان میں شکست دیں یا شکست کھائیں اور مقابلہ کریں. بہت شکریہ. کنکلوڈ کریں گے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اعزاز سید, بڑی زبردست گفتگو ان سے. باقی یہ ہے کہ آپ سے اتوار کو حسب معمول جس طرح ملاقات ہوتی ہے وہ ہوگی. میں اتوار کے روز یقیناً برطانیہ میں ہوں گا. مجھے کل جانا ہے بریڈ فورڈ لٹریچر فیسٹیول کے لیے, تو اگلی دفعہ جو آپ سے اتوار کی ملاقات ہوتی ہے وہ برطانیہ سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.